नमस्कार मित्रों, कृष्णाज एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने भोजन के विभिन्न अवयवों के बारे में पढ़ा था और उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। आज से हम एक नया चैप्टर आरंभ कर रहे हैं जिसका नाम है पुष्पी पादपों की शारीरिकी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें चैप्टर को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे मेनली विभजोतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि जैसे हमने कहा कि पादप शारीरिकी ये चैप्टर का नाम है या एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का नाम है, तो ये है क्या। पहले इसके बारे में अगर देखें तो इसको हम डिफाइन करते हैं किस तरीके से। पादप विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों की आंतरिक संरचना एवं संगठन का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? प्लांट एनाटॉमी या पादप शारीरिकी कहलाती है। मतलब क्या है, जैसे आप जानते हो मार्फोलॉजी में या आकारिकी में आपने पढ़ा है कि पौधे को हम जड़, तना, पत्ती, फूल इन सब में जो है डिवाइड करते हैं। तो इन सब की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है इसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे कि आंतरिक संरचना हम क्योंकि स्टडी कर रहे हैं तो इसी को हम एक और नाम देते हैं आंतरिक आकारिकी। अंदर से देखने में उसका आकार क्या है, किस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, उसको वजह से। अब विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो ऊतक विज्ञान क्या है या ऊतक किसे कहते हैं इनको देखें। तो वह शाखा जिसमें हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं ऊतक विज्ञान। और ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना, आकार, प्रवर्धन एवं कार्य में समान होता है, ऊतक कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? ऊतक। और एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है एनग्रू, जिन्होंने टिश्यू टर्म भी यूज किया था। इनको हम ऑनर देते हैं पादप शारीरिकी का जनक, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी इनको कहा जाता है। तो जैसे हमने कहा कि पौधे का आंतरिक संरचना में पता चलता है, इसमें विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। और वो ऊतक क्या करते हैं? पहले ऊतक तंत्र बनाते हैं, फिर वो पौधों के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। तो एक अगर हम आउटलाइन देखें कि पादपों में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो उसका वर्गीकरण की आउटलाइन हमारे सामने है कि पहले हम सारे ऊतकों को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है विभजोतक, दूसरा कहलाता है स्थायी ऊतक। ये दो जो ग्रुप बनाए गए हैं मेन, इसका आधार है कि विभाजन की क्षमता है या विभाजन की क्षमता नहीं है। तो विभजोतक में हम पढ़ेंगे विभाजन की क्षमता पाई जाती है और स्थायी ऊतक में विभाजन की क्षमता नहीं होती। स्थायी ऊतक को फिर डिवाइड करते हैं सरल स्थायी ऊतक में और जटिल स्थायी ऊतक में। ऐसे ही सरल स्थायी ऊतक को मृदु ऊतक में, स्थूल कोण ऊतक में, दृढ़ ऊतक में विभाजित करते हैं और जटिल स्थायी ऊतक को जाइलम एवं फ्लोएम में विभाजित करते हैं, जिनको हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। तो आज का जैसे हमने कहा कि जो मेन टिश्यू हमें डिस्क्राइब करना है वो है विभजोतक। अब विभजोतक के क्या प्रमुख लक्षण है इसको देखें। विभजोतक के प्रमुख लक्षण है, सबसे पहला ये जीवित ऊतक है, इसकी सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो अभी ऊपर डिस्कस किया, कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, सारी कोशिकाएं विभाजित कर सकती हैं और विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कोशिकाओं के आकार की बात करें तो सभी का आकार समान होता है, इसीलिए इनको कहते हैं समव्यासी कोशिकाएं या आइसोडायमेट्रिक सेल्स कहा जाता है। आकार की बात करें कोशिकाओं के तो आकार गोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, बहुभुजाकार हो सकता है, या एक और आप लिख सकते हो दीर्घित हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है। अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाले स्थान, जैसे जब आप प्रदूतक पढ़ोगे तो उसमें जैसे ये कोशिकाएं हम बनाते हैं इस तरीके से, तो बीच में ये जो खाली स्थान रह गया ये कोशिकाओं के बीच का स्थान है, इसको हम नाम देते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। नेक्स्ट लक्षण है इनका कि कोशिका भित्ति पतली एवं प्राथमिक कोशिका भित्ति है, इसमें द्वितीय कोशिका भित्ति नहीं होती। और प्राथमिक कोशिका भित्ति आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। केंद्रक कोशिका के मध्य में पाया जाता है, इसको कहते हैं सेंट्रिक न्यूक्लियस इंग्लिश में। क्यों होता है? इसमें रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। जैसे कि जब आप पढ़ते हो कोशिका पढ़ा होगा तो एक मैच्योर्ड प्लांट सेल में एक
बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है जो सेल के साइटोप्लाज्म में फैली रहती है और क्या करती है, साइटोप्लाज्म और केंद्रक या सभी कोशिकाओं को परिधि की तरफ भेज देती है। तो वहां पर केंद्रक परिधि की ओर चला जाता है, लेकिन यहां पर रिक्तिका अनुपस्थित होने की वजह से केंद्रक बीच में होता है। वज्र पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल इसमें नहीं होते हैं क्योंकि यंग है ये। नेक्स्ट, कोशिकाओं में ऑक्सिन एवं साइटोकाइनिन हार्मोन की अधिक मात्रा होती है। ये दो पादप हार्मोन हैं जो वृद्धि को, कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने का काम करते हैं। विभाजित कोशिकाएं हैं इसलिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए ऑक्सीजन का भी उपयोग इन कोशिकाओं में अधिक होता है। स्थायी ऊतक से अगर कंपैरिजन करेंगे तो इसमें ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपके सामने बीजोतक की एक अनप्रस्थ काट है। जैसे तने के शीर्ष की, जड़ के शीर्ष की अगर हम काटेंगे, संरचना देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये क्या है, ये तो है बीच में स्थित केंद्रक। ये क्या है, ये है इसका कोशिका द्रव। ये है इसका कोशिका द्रव और ये जो है ये है इसकी कोशिका भित्ति। आप देख रहे हो इसमें अंतर कोश के स्थान भी कहीं नहीं है और कहीं पर भी जो है वो इसके अंदर हमने रिक्तिका का जो है वो प्रदर्शन किया है क्योंकि रिक्तिका इसके अंदर अनुपस्थित होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, विभजोतक के प्रकार भी होते हैं। विभिन्न क्राइटेरिया हैं इसको विभाजित करने के लिए, लेकिन यहां हमें केवल दो आधार पर इनके विभाजन को पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस के हिसाब से अधिकतर क्वेश्चन इसी में आते हैं। बाकी सारे के सारे हायर एजुकेशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो पहला आधार क्या है, उत्पत्ति के आधार पर देखें। उत्पत्ति के आधार पर इन्हें दो समूह में विभाजित किया जाता है। एक कहलाता है प्राथमिक विभजोतक और दूसरा कहलाता है द्वितीयक विभजोतक। क्या होता है, प्राथमिक विभजोतक भ्रूणीय विभजोतक से बनता है, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम से बनता है। उसमें का कुछ पार्ट पौधों के अंदर रह जाता है, जैसे आप पढ़ते हो कि मूलांकुर होता है, प्रांकुर होता है, उनकी जो टिप होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इनमें आरंभ से ही विभाजन की क्षमता होती है क्योंकि इसका निर्माण ही विभजोतक से है, तो इसके अंदर शुरू से ही कोशिका में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। उदाहरण क्या है, शीर्षस्थ विभजोतक या एपिकल मेरिस्टेम, अंतर्वेशी विभजोतक इंटरकैलरी मेरिस्टेम, पार्श्व विभजोतक लेटरल मेरिस्टेम। इसका उदाहरण क्या है, अंतरापूलीय एधा या इसी को कहते हैं पूलीय एधा, वेस्कुलर बंडल में पाया जाने वाला कैम्बियम। द्वितीय क्या होता है, इसमें देखा गया कि ये स्थायी ऊतक जो कि विभाजन की क्षमता को खो देते हैं, उनमें पुनः विभाजन की क्षमता आने की वजह से विकसित होता है। इस क्रिया को कहते हैं विविभेदीकरण। विविभेदीकरण इंग्लिश में इसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण हैं पार्श्व विभजोतक, इसमें एग्जाम्पल आता है अंतरपूलीय एधा एवं कॉर्क एधा। जो कॉर्क का निर्माण करेगी उसको कहते हैं कॉर्क एधा। और एक टाइप होता है घाव एधा। पौधों में कहीं पर अगर कोई इंजरी हो जाती है, घाव बन जाता है, तो उसको भरने के लिए वहां पर विभजोतक डेवलप होता है, विकसित होता है और वो उसको भरने का काम करता है। इसीलिए इसको नाम देते हैं वुंड कैम्बियम, घाव एधा। अब नेक्स्ट डायग्राम में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो कैम्बियम हैं वो कौन कौन से थे और उनकी उपस्थिति क्या है। यहां पर ये अनप्रस्थ काट का संरचना है तने की। यहां पर पोजीशन के आधार पर नहीं, उत्पत्ति के आधार पर ही केवल इनको बताया गया है। जैसे आप देखें, इस बाह्य त्वचा के नीचे जो बलकुट है, इसकी कोशिकाएं विविभेदीकरण के द्वारा कॉर्क एधा का निर्माण करती हैं या फेलोजन इसको नाम देते हैं टेक्निकली। और इसका कार्य क्या होता है, ये कॉर्क का निर्माण करता है। ऐसे ही अंतरपूलीय एधा, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाने वाली एधा कैसी होगी, अंतरपूलीय एधा होगी। और वेस्कुलर बंडल के अंदर, सम्वहन बंडल के अंदर पाई जाने वाली ये जो है ये क्या है, पूलीय एधा होगी, जो कहाँ प्रेजेंट है, जाइलम, ठीक है, और फ्लोएम के बीच में। ये जाइलम मान लीजिए और ये क्या है, ये है फ्लोएम, इनके मध्य में पाया जाता है। तो ये तीन है। अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें तो कॉर्क एधा और अंतरपूलीय एधा ये द्वितीयक विभजोतक का निर्माण है।
एग्जाम्पल हैं। और ये किसका है? ये प्राथमिक विभजोतक का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया सभी को? अब देखें यहां पर नेक्स्ट आता है कि एनाटॉमी में 3 टर्म लगातार पूछी जाती हैं और यह हमें पता होना चाहिए। एक है विभेदीकरण जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, दूसरा है विभेदीकरण जिसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, और तीसरा है पुनर्विभेदीकरण जिसको कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। देखें, अब जैसे सबसे पहले आप जानते हो प्राथमिक विभजोतक है जिससे कि सारे शरीर के पार्ट्स का निर्माण होता है। उदाहरण क्या है? शीर्ष विभजोतक है, अंतर्वेशी विभजोतक है, अंतरपूलीय विभजोतक है, या इसी को कहते हैं पूलीय विभजोतक है, जो अभी डायग्राम में मैंने आपको शो किया। इनमें जब विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है तो ये विभेदित होती हैं, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण करती हैं। इन ऊतक को हम कहते हैं प्राथमिक स्थायी ऊतक। तो ये पूछा जाता है प्राथमिक और स्थायी ऊतक कैसे बनते हैं, तो इसका आंसर होगा प्राथमिक विभजोतक के विभेदीकरण के द्वारा, जब ये अपनी विभाजन की क्षमता को लूज कर देते हैं। अब देखें प्राथमिक स्थायी ऊतक में क्या क्या होंगे? मृद ऊतक आते हैं, स्थूल कोण ऊतक आता है, दृढ़ ऊतक आता है, प्राथमिक जाइलम आता है, प्राथमिक फ्लोएम आता है। जाइलम फ्लोएम में जहां प्राथमिक लगा है ये प्रारंभिक स्थायी टिश्यू होगा। स्थूल कोण, मृद ऊतक, ठीक है, और दृढ़ ऊतक, ये सारे के सारे प्राथमिक स्थायी ऊतक का एग्जाम्पल हैं। अब क्या होता है, जरूरत पड़ने पर प्राथमिक स्थायी ऊतक की कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं? विभेदीकरण को खत्म कर देती हैं। इस क्रिया को कहते हैं विभेदीकरण, और इनमें पुनः विभाजन की क्षमता आ जाती है। और इससे क्या होता है? इससे द्वितीयक विभजोतक का निर्माण होता है। क्या बनेगा? द्वितीयक विभजोतक बनेगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कॉर्क एधा, अभी ऊपर बताया मैंने, जिसका दूसरा नाम टेक्निकल नाम क्या है? फेलोजन। अंतरपूलीय एधा और घाव एधा, ये क्या है? ये सब जो है द्वितीयक विभजोतक हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्वितीयक विभजोतक कैसे बनता है? तो प्राथमिक स्थायी ऊतक के विभेदीकरण के द्वारा इसका निर्माण होता है। और अब ये द्वितीय विभजोतक जब फिर से नए ऊतक का निर्माण करेगा तो उसको कहेंगे द्वितीयक स्थायी ऊतक, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? कॉर्क या टेक्निकल नाम फेलम, द्वितीयक वल्कुट यानी कि फेलोडर्म, द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम। जहां भी द्वितीयक लग गया ये सेकेंडरी टिश्यू होगा। और ये सेकेंडरी टिश्यू कैसा होगा? ये बनेगा पुनर्विभेदीकरण के द्वारा। क्यों? क्योंकि विभेदीकरण पहले खत्म हो गया, अब दोबारा से हुआ, नाम दिया गया पुनर्विभेदीकरण। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मृत ऊतक, डेड टिश्यू की कोशिकाएं, जैसे दृढ़ ऊतक है, जाइलम है, फ्लोएम के मृत अवयव हैं, इनमें डी डिफरेंशिएशन नहीं होता, ये विभेदीकृत नहीं होते, या ये द्वितीयक विभजोतक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वन, स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो ये 3 होते हैं, 3 टाइप के। एक है शीर्ष विभजोतक, दूसरा है अंतर्वेशी विभजोतक, और तीसरा है पार्श्व विभजोतक। शीर्ष विभजोतक क्या है? ये तने के शीर्ष पर या शाखाओं की शीर्ष पर उपस्थित होता है। इसको कभी कभी कुछ बुक्स में एक और भी नाम दिया जाता है, और वो है अग्रस्थ विभजोतक। अंतर्वेशी का मतलब होता है बीच में। बीच में के यहां पर क्या मतलब है? ये 2 स्थायी ऊतक के बीच में प्रेजेंट है। ये स्थायी ऊतक है, ये स्थायी ऊतक है। ओके, या ये जो रीजन है जहां से नई शाखाएं पत्तियां निकलती हैं, इसको कहते हैं पर्व संधि, नोड। इसीलिए ये नोडल मेरिस्टेम भी कहलाता है। और इनके ऊपर और नीचे ये क्या है? ये दोनों इंटरनोड हैं। 2 नोड के बीच का स्थान दो नोड यानी कि पर्व संधि के बीच का स्थान क्या कहलाता है? पर्व या इंटरनोड कहलाता है। तो ये कहां प्रेजेंट होगा? नोड के रीजन पर प्रेजेंट होगा। और पौधे के पार्श्व भाग में अगर प्रेजेंट है, जैसे ये दे रखा है, ये क्या कहलाएगा? लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्व विभजोतक। ये हमारे पास पोजीशन के हिसाब से तने के शीर्ष की लंब काट है, और तने की अनुप्रस्थ काट देखें तो आप देख रहे हैं यहां पर पार्श्व विभजोतक लंब काट के अंदर 2 स्ट्रिप्स, 2 पट्टियों के रूप में दिखाई दे रहा है, जबकि यहां पर ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये रिंग के रूप में दिखाई दे रहा है।
ये इसमें अंतर होता है अनुप्रस्थ काट में देखने पर और तने के शीर्ष की लंब काट को देखने पर। ये जो पूरा रिंग बनता है ये बनता है द्वितीयक वृद्धि के समय, जब द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है उस समय। अब इससे रिलेटेड, तीनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पर क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है देखें। शीर्ष विभजोतक तने की लंबाई या ऊंचाई में वृद्धि करता है। लंबाई का मतलब जब पौधा हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, जैसे पौधे की शाखाएं या घास वगैरह जो जमीन पर ग्रो करती हैं, रेंग कर ग्रो करती हैं, उनके अंदर लंबाई बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई पौधा इरेक्ट हो रहा है, वर्टिकली ग्रो कर रहा है, ऊर्ध्वाधर ग्रो कर रहा है, तो तने की ऊंचाई में वृद्धि होगी, हाइट में वृद्धि होगी। नेक्स्ट होता है, जैसे हमने कहा कि अंतर्वेशी विभजोतक पर्व संधियों पर पाया जाता है और पर्व की लंबाई में वृद्धि करके पौधे की लंबाई अथवा ऊंचाई में वृद्धि करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एक बीजपत्री पौधों में अधिक विकसित होता है। और क्यों कह रहे थे, ये मैंने यहां पॉइंट फिर दे दिया है। अंतर्वेशी विभजोतक दो स्थायी ऊतकों के मध्य पाया जाता है, इसीलिए नाम देते हैं अंतर्वेशी। अब अंतर्वेशी का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे जो घास होती है जिसको जानवर चरते हैं, तो उनकी बहुत सारे पार्ट को ये चर के खत्म कर देते हैं, लेकिन फिर आपने देखा उसमें नई शाखाएं निकल आती हैं, घास फिर से ग्रो करना शुरू कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी की वजह से होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से या अंतर्वेशी विभजोतक की वजह से। इसे लिखा है, मवेशियों द्वारा घास चरने के पश्चात नष्ट हुई शाखाओं के पुनरुद्भवन और उनके निर्माण में अंतर्वेशी विभजोतक का मुख्य योगदान है। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट देखें, पार्श्व विभजोतक का कार्य क्या होता है? ये द्वितीयक वृद्धि के समय तने या जड़, इनकी मोटाई में वृद्धि करता है और ये द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधों में जनरली नहीं होता, क्योंकि एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि भी नहीं पाई जाती। बहुत ही अपवाद के तौर पर आप पढ़ोगे, कुछ मोनोकॉट ऐसे हैं जैसे ट्रेसिना है, युक्का है, उसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट आता है विभजोतक के कार्य। ये जो टिश्यू है इसके कार्य क्या हैं? सबसे पहला कार्य क्या है? वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट। क्योंकि जब ये विभाजित करता है तो नई कोशिकाएं बनती हैं, नए अंगों का निर्माण होता है, तो ये काम ये करेगा। तो इसलिए दूसरा पार्ट भी क्या दे रखा है? नए अंगों का निर्माण, नई पत्तियां, नई शाखाएं, ये सारे बनने का काम या नए पुष्प बनने का काम, ये सब विभजोतक के द्वारा ही किया जाता है। अगर कोई पार्ट क्षतिग्रस्त हो जा रहा है तो उसकी मरम्मत करना, जिसको अभी कहा घाव भरना, ये कौन कर रहा था? वुंड मेरिस्टेम करता है या घाव ऐधा करता है। ऐसे ही जो रीजनरेशन अभी हमने कहा उसमें, जैसे घासों के अंदर कहा, तो ये कौन कर रहा है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम करता है, तो पुनरुद्भवन का कार्य करता है। ऐसे ही पौधों में एक विशेषता होती है, पौधे विशेष प्रकार की गतियां शो करते हैं और उसमें एक गति होती है, इसको कहते हैं अनुवर्तनी गति, ट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रकाश अनुवर्तनी गति, रसायन अनुवर्तनी गति, ताप अनुवर्तनी गति, ये वृद्धि के द्वारा होती हैं। आपने देखा है ना, क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी इंडोर प्लांट को हम अपने घर में रखें, कमरे के अंदर रखें और ऐसी जगह पर रखें जहाँ खिड़की हो और सूर्य का प्रकाश खिड़की से उसके अंदर आता हो, तो आपने पढ़ा है कि ऐसी कंडीशन में जो गमले में लगा हुआ पौधा है पहले तो सीधे ग्रो कर रहा था, लेकिन जिधर प्रकाश आ रहा है उधर की तरफ ये मुड़कर खिड़की से बाहर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देता है। ये कहलाता है प्रकाश अनुवर्तनी गति, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ऐसी बहुत सारी गतियां हैं जो अनुवर्तनी गति का एग्जाम्पल है और ये विभजोतक की वजह से होता है, क्योंकि ये ग्रोथ के द्वारा होने वाला मूवमेंट होता है। तो ये हुआ विभजोतक के बारे में। इसमें हम ऊतक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि भाई ऊतक तो हमारे एनसीईआरटी के 11th क्लास में जो दे रखा है उसमें दिया ही नहीं है, वहां तो ऊतक तंत्र और आंतरिक संरचना के बारे में दे रखा है। बिल्कुल ठीक है, उसको भी सीधे समझाया जा सकता है, लेकिन जब वहां पर ये नाम आएंगे तो आप कंफ्यूज होगे कि ये क्या चीजें हैं, आपको वो टॉपिक आसानी से याद भी नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो एक या दो लेक्चर जो हैं हमने, मतलब लगभग 3 लेक्चर आप मान के चलेंगे, क्योंकि मैंने जो डिवाइड किया है विभजोतक अलग था, फिर सरल स्थायी ऊतक है, फिर जटिल स्थायी ऊतक है,
उसके बाद ऊतक तंत्र और फिर तने और जड़ की आंतरिक संरचना या पत्ती की आंतरिक संरचना को स्टडी करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ें, क्योंकि बिना इसके पढ़े आपको एनाटॉमी के चैप्टर क्लियर नहीं होगा। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ऊतक का अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसको यहीं रखते हैं और अगली बार क्लास में मिलेंगे तो सरल स्थायी ऊतक के साथ में मिलेंगे। स्थायी ऊतक में सरल स्थायी ऊतक को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में और लाइक करें। और फिर कह रहा हूँ कि आपकी कोई अगर स्पेशल टॉपिक डिमांड पर हैं तो बताएं, क्योंकि ये भी कुछ बच्चों ने जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कहा था कि प्लांट एनाटॉमी पर जो है बनाएं या जो शारीरिकी है इस पर बनाएं। ये थोड़ा सा उन्हें टिपिकल लग रहा था, तो मैंने यही पार्ट जो है वो शुरू किया है। और ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टिश्यू वाला पार्ट, स्पेशली टिश्यू वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंतरिक संरचना वगैरह तो ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन ऊतक के बारे में पूछा जाता है। सुपरफिशियल नॉलेज होनी चाहिए, तो ये सिंपल सी है, क्योंकि वहाँ ये पूछा जाता है ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक विज्ञान क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है, या मेरिस्मेटिक टिश्यू किसे कहते हैं, परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो ये टेट, सी टेट वगैरह सभी एग्जाम्स के अंदर जो भी नॉर्मल जिसमें सामान्य जीव विज्ञान या सामान्य विज्ञान आता है उसमें पूछे जाते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और सरल स्थायी ऊतक के बारे में डिस्कस करेंगे।